प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से की बातचीत, मिशन लाइफ का किया शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जन परामर्श के लिए किया जारी। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान शिवरीनारायण में योजनाओं की समीक्षा की, कहा राम वनगमन पथ का विकास जारी। और वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, जांजगीर में मिट्टी के दीयों की अच्छी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के साथ बैठक की। इसके बाद मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन है। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरमेंट की रक्षा की जा सकती है। श्री मोदी ने केवड़िया में ही विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन को संबोधित किया। 3 दिन के सम्मेलन में विश्व भर में भारत के मिशनों के राजदूतों और उच्चायुक्तों सहित 100 से अधिक प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में समकालीन भू राजनीतिक और भू आर्थिक स्थिति से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जन परामर्श के लिए जारी किया है। इसे शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में तालमेल के लिए तैयार किया गया है। ये रूपरेखा स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेगी और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए असंख्य विकल्प उपलब्ध कराएगी। ये बीच में शिक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों को फिर से पढ़ाई शुरू करने में भी मदद करेगी। श्री प्रधान ने कहा कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विकसित किया गया है। ये कौशल प्राप्त करने, इसे उन्नत करने तथा इसकी आधिकारिक मान्यता और मूल्यांकन का माध्यम है। उन्होंने सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से अपनी वेबसाइट पर इस फ्रेमवर्क के लिए जन परामर्श आयोजित करने की अपील की। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। श्री ठाकुर ने बताया कि आयोजन लोगों से लोगों को जोड़ने की पहल का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि इसी तरह एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश भी जाएगा। बांग्लादेश के डेलीगेशन में विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं को चुना गया था और ये जो आपसी रिश्ता है, ये दो पड़ोसियों का नहीं, ये रिश्ता दिल का भी है, बोली का भी है और बहुत गहरा रिश्ता है जो समय के साथ साथ बंगबंधु जी के समय से लेके आज शेख हसीना जी और नरेंद्र मोदी जी के समय में और मजबूत हुआ है। बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो है, पीपल टू पीपल कनेक्ट ये अलग रूप में देखने को मिलता है और खुशी इस बात की है कि आज इस रिश्ते में और मजबूती आई है और भविष्य में ऐसे डेलीगेशन भारत के वहां पर जाना और बांग्लादेश के भारत आना,
यह लगातार बना रहेगा तो व्यापार, कला, संस्कृति, खेल से लेकर राजनीतिक और डिप्लोमेटिक इस सारे रिलेशन में और मजबूती आती है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी किया। श्री ठाकुर ने भारत में उनके प्रवास के अनुभव भी सुने। दोनों देशों के बीच विचारों, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों और विश्व शांति और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान शिवरीनारायण में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते उन्होंने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक 9 स्थलों का चयन किया गया था। इनमें से शिवरीनारायण और चंदखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। शेष 7 स्थलों का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। भगवान राम ने वनवास काल में जिन स्थानों में प्रवास के दौरान रुके थे, उन स्थानों को राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक के 9 स्थानों का चयन किया है, जिसमें से शिवरीनारायण चंदखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। साथ स्थलों पे विकास का काम भी तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भेंट मुलाकात के दौरान वे सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता से सीधा फीडबैक लेना कि योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नर्वर हमारा प्रोग्राम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी बारे में जानकारी, साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, हाट बाजार केंद्र योजना, बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लगातार शिक्षा के विस्तार को लेकर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम पीपीपी मॉडल में कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीबीबी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आरबीआईएच एक साथ आ गए हैं। वे समाज के बड़े वर्गों के वित्तीय समाधानों की पहुंच बढ़ाने और बाधा रहित लेन देन करने के प्रयासों पर जोर देंगे। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आईपीपीबी और आरबीआईएच अपनी नई योजनाएं तैयार करेंगे, उन्हें लागू करेंगे तथा उपभोक्ताओं के द्वार तक डिजिटल सेवाएं लाकर मौजूदा अंतर दूर करने का सुझाव देंगे। आरबीआईएच भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे वित्तीय क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। गौरतलब है कि देश के सामान्य लोगों के लिए सुगम, किफ़ायती और भरोसेमंद बैंक की परिकल्पना के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सितंबर 2018 में शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 4,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण 5 करोड़ से अधिक हो चुका है। इनमें पहली डोज 2 करोड़ से अधिक, दूसरी डोज 2 करोड़ 2 लाख से अधिक और प्रिकॉशन डोज 73 लाख से अधिक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इधर प्रदेश में कल 4,161 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 49 लोगों में कोरोना की पहचान हुई है। इस समय सक्रिय मरीज 370 हैं, जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.18% है। प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। राजनांदगांव में किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस सप्ताह के दौरान किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी के तहत बैंक में आने वाले किसानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुधीर सोनी ने बताया कि किसानों को बैंक में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किसानों और बैंक के बीच के रिश्ते को और मजबूत करेगा। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त है, समस्त किसानों को भुगतान किया जा रहा है। उसी के साथ साथ किसानों की सुविधाओं का ख्याल किया जा रहा है। उनको चाय पानी एवं पंडाल और बैठने की व्यवस्था की गई है, जो यह एक सप्ताह चलेगी, जिसे किसान सेवा सप्ताह का नाम दिया गया। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल के तहत सभी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में पारंपरिक व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस बार दीपावली के बाजार में इसे अनुभव भी किया जा सकता है। बाजारों में विभिन्न तरह के दियों के साथ मिट्टी के दिए भी बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। बिजली और झालर से रोशनी के इस दौर में मिट्टी के दियों की उजास एक बार फिर वातावरण में नजर आने वाली है। कुम्हार भी लगन से आकर्षक साज सज्जा के साथ माटी के दियों को आकार दे रहे हैं। जांजगीर चांपा के बरगवा गांव में ज़्यादातर लोग कुम्हार हैं। शासन के प्रोत्साहन से इस बार कुम्हार मिट्टी के दियों और अन्य प्रतिमाओं को आकार देकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं ये धंधा ला बचपन से करता हूँ और सिर्फ मैं दिया बनाता हूँ, बर्तन वर्तन नहीं बनाऊँ। और शासन से अवगत है कि दिया के उपयोग बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि लक्ष्मी का धन का वास है। मिट्टी का बर्तन बहुत शुभ होता है, पूजा पाठ में काम आता है, कोई भी 10 कर्म काम में काम आता है, हर चीज़ में काम आता है। मिट्टी का बर्तन जो है दिया का दीपावली के सीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। तालाब से मिट्टी लाकर हम लोग उसे घोर कर उसमें कंकड़ पत्थर को निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसे सुखाकर दिए बनाते हैं, मटके भी बनाते हैं और बहुत सारे सामान बनाते हैं। दिया घड़ा सब चीज़ बनाते हैं और इसे अकलतरा में लेकर बेचते हैं। माटी कला बोर्ड के जरिए कुम्हारों को मिट्टी और चाक मुहैया कराने के साथ ही उनके उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह प्रदेश के कुम्हारों का एक बार फिर अपने परंपरागत व्यवसाय की ओर रुझान बढ़ रहा है। वहीं कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद कुम्हार एक बार फिर अपने काम को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के गौठान में अव्यवस्था का माहौल है। यहाँ के गौठानों में गायों को पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी नहीं मिलने की खबर है। जिले के ग्राम सरदा स्थित गौठान में बंद 5 गायों की मौत हो गई है। ग्रामीण गायों की मौत के बाद गौठान में व्यवस्था सुधारे जाने की मांग कर रहे हैं। जांजगीर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 10 दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिले के 5 ब्लॉक के करीब 100 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोंडागांव में आयोजित 4 दिवसीय 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में बस्तर जोन ओवरऑल चैंपियन रहा। प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने तीरंदाजी, फुटबॉल, तलवारबाजी, भाला फेंक और मल्लखंभ में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सरगुजा जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी दी गई। कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि सभी संगठित और असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि उन्हें शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।